दोस्तों, आज की कहानी एक अधूरी कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे ताकि हर कहानी पहुंच सके आपके पास। काफ़ी अर्सा बीत गया जो बातें मैं तब न समझती अब समझने लगी थी, महसूस करने लगी थी। मामी जी की अकेली रातें की वीरानगी और उससे भी बढ़कर उनके भीतर छिपा पराजय का बोध, परिपक्वता का अपमान किससे बांटती होगी। वे अपने मन का दर्द कितनी भी प्रयत्न करती लेकिन उम्र में अपने से 15 वर्ष से कम युवती का मुकाबला वो कैसे कर पाती। उम्र तो अपने पंजों के निशान स्त्री पुरुष दोनों पर समान रूप से छोड़ती है। न आज मामी जी की अत्यष्टि भी हो गई। ये जो भीड़ उमड़ी है मामी जी के लिए कम, मामा जी के रसू के का कारण अधिक हैं। लग रहा है मानो आधा शहरी आपोसाइयाँ। हमारे नाना जी आज भी गांव के पेड़ तक मकाने रहते हैं। उनके वहाँ बहुत इज्जत है, बेटे के पद के कारण नहीं, अपनी विद्या, सत्यनिष्ठा या सबकी सहायता या हाथ बढ़ाने की तत्परता के कारण। उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित नाना जी के एक मित्र अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे अर्थात हमारे मामा जी के लिए लेकर आए, इस विश्वास के साथ कि पिता के संस्कार बेटे ने भी पाए होंगे। नाना जी की फौरन हामी भर दी, पर जो गुण नाना नानी में रसे बचे थे उन्हीं गुणों का खोखला आवरण ओढ़े बेटा राजनीति में कूद गया था, जहाँ इन गुणों का ढकोसला तो किया जाता लेकिन सचमुच उन्हें अपने जीवन में उतारा नहीं जाता। वास्तविक आचरण तो इसके ठीक विपरीत भी बना रह सकता है। मंत्री नहीं बन पाए तो क्या, प्रांत के विधायक तो हैं हमारे मामा जी। अनेक लोग ऋणी हैं उनके, किसी का तबादला रुकवाना हो, करवाना हो, सब कुछ करवाने में सक्षम है। और मामा जी उनकी क्या हैसियत जी। शोक सभा में आए लोगों की बातें सुन अंदाजा लगा सकते हैं गरीब परिवार की बेटी इतने ऊंचे पदाधिकारी की बीवी बनी बैठी हैं। और क्या चाहिए था उसे, रानी बनाकर रखा था। जा साहब ने ऐश करी थी, इतने बड़े राजपाट ने उठकर चली गई बेसारी। कहने वालों में अपरिचित लोग तो थे ही, साथ ही उनके निजी मित्र और रिश्तेदार भी थे। मेरी जी चाह रहा था उनका मुंह बंद कर दूं किसी तरह और सीख कर कहूँ, सच नहीं जानते हो तो चुप तो रह भी सकते हो, मुझसे पूछो, मैं जानती हूँ सच। यदि मर्द व्यक्ति अपने लिए इंसाफ नहीं मांग सकता तो हमें जीवित होकर भी मुंह से ये बैठे रहे क्या। पर इन सबका क्या कसूर जब मैं चाह कर भी और सब जानते हुए भी सच बोलने का साहस नहीं कर पा रही थी। नाना जी की परख एकदम सही निकली। अपनी क्रम तटता से, अपने सनहील व्यवहार से सबका मन ही जीत लिया। घर की परंपराओं संस्कारों को यूँ अपना लिया जैसे इसी घर में पली बड़ी हो। हमारे रिश्तेदारों में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसके किसी न किसी सदस्य ने सर जाकर मम्मी जी का आतिथ्य न पाया हो। कोई इलाज के लिए जाता हो तो किसी को विदेश जाने के लिए वीजा बनवाना होता, तो कोई शादी की खरीदारी करने जाता, तो कोई अपनी बेटी के लिए वर देखने बिना झिझक के चले जाते। सब मामा जी को तो अपने रिश्तेदारों के नाम तक याद नहीं रहते, पर मामी जी के भीतर स्नेह की अविरल धारा ही बहती थी जो अपने पराये सभी को सम्मान रूप से तृप्त करती थी। सबका मन जीत रखा था। मामी जी ने नहीं जीत पाई तो बस अपने पति का मन। विज्ञान के विषय लेकर मैंने 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। डॉक्टर बनने की धुन सवार थी मुझ पर, जिसके लिए कोचिंग की जरूरत थी। मामी ने मुझे अपने छोटे भाई के घर सर भेज दिया। हाँ, ये तो कहते हैं सबकी। मैं अपने मामा जी के घर रहती हूँ, ठीक ही तो है। घर तो संदेह पुरुष का ही होता है, नशा है उसमें। स्त्री अपना सर्वस्व ही संप्रेत क्यों न कर दे। तीस पर एक अति कठोर मास्टर के रूप में हमारे मामा जी थे। जरा सी कोई नहीं कि लगती डांटने डपटने उनकी कोई क्षमता नहीं थी। मामी जी ने अपने सब परीक्षण करवा लिए थे, उनमें कोई दोष नहीं था। डॉक्टरों के अनुसार मामा जी को अपने परीक्षण करवाने चाहिए थे, पर ये कैसे हो सकता था। पुरुष में भी कभी कोई दोष हुआ है क्या। और मामा जी बिल्कुल राजी नहीं हुए डॉक्टर के पास जाने के लिए, पर माँ होने की गाली मामी जी ताउम्र सुनती आई। शहर आकर मामी जी अपने देहाती परिवेश छोड़ पूरी तरह से आधुनिक बन गई थी। पढ़ी लिखी तो थी, पहनावा भी शहरी अपना लिया था। मामा जी की उन्नति के साथ साथ अपना रन चन बोलचाल का ढंग सब बदल लिया था, ताकि मामा को कभी किसी के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। पर मामा जी को तो अपनी पत्नी में मीन में निकालने का सामाजिक अधिकारी मिला हुआ था। वे हमेशा कोई न कोई नुक्स निकालते रहते थे। मामा जी के पास शायद लोग आते ही रहते। ऐसे ही कभी गायत्री भी आई थी, तब मैं वही रहती थी। मैंने भी देखा उसे। नव खिली कली सी विधाता ने असमय ही उसके माथे का सिंदूर पोंछ दिया था, और दफ्तर के बाबू आधिकारिक रूप से उसे मिलने वाली पेंशन दबाकर बैठे थे। अतः फरियाद लेकर गायत्री आई थी मामा जी के पास। मामा जी ने तो कभी आत्मीय जनों का काम बंद नहीं किया होगा, बदले में कुछ पाने की उम्मीद लिए बिना तो उसके कैसे करते। और रिश्वत केवल पैसों की ही
शक्ल में ली जाती थी। क्या हमारी नैतिक मर्यादाएं, सामाजिक नियम कानून ये सब स्त्रियों के लिए बने हैं? मामा जी को गायत्री भागी। संभव है गायत्री ने पहली बार संपूर्ण अनिच्छा से किया हो, पर उसको न कोई आज्ञा था, न पीछे शहर के इतने शक्ति संपन्न व्यक्ति का संरक्षण मिल रहा था। उसे यूं स्थायी हो गया उनका संबंध। पत्नी की भावनाओं का विचार करके नहीं, अपितु अपनी प्रतिष्ठा की खातिर गायत्री को सारी सीमा के बाहर कर ले दिया था मामा जी ने। दिन भर मामा जी अपने सरकारी आवास पर रहते, लोगों से मिलना मिलाना, सरकारी काम सब वह से निपटाते, पर अधिक अंधकार की चादर बिछते ही वो अपनी प्रिया के पास पहुंच जाते और क्षेत्र का दौरा करने के बहाने 2-1 दिन के लिए गायब रहते, पर उनका पड़ाव नहीं होता था। बहुत करीबी रिश्तेदार या सन मित्रों को छोड़ बाकी सबके लिए वे साफ पाक आदर्श पति बने रहे। संडे मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। साल भर यूं हुआ जब मामा जी और गायत्री के संबंध की चर्चा मैंने पहली बार सुनी। मम्मी ने मेरे सामने इस बारे में कोई बात कभी नहीं की। ये सब तो मैंने नानी से उनके संग हुई बातों से जाना। मैं देख रही थी कि मम्मी, नानी समेत सभी संबंधियों ने मम्मी जी से दूरी बना ली थी। अब मम्मी मम्मी से जी से पहले की तरह फोन पर घंटे बातों ना करती। नानी भी तीज त्योहार की याद न दिलाती। मेरे मन को बहुत ठेस लगी। मैं आज जिस मुकाम पर पहुंची थी उसका पूरा श्रेय मामी जी को जाता है। उन्होंने सिर्फ कर्तव्य पूरा करने जैसी देखभाल नहीं की थी, मेरी बेटी जैसा स्नेह भी दिया था मुझे। मैं मम्मी और नानी को समझाने का प्रयत्न करती, पर बड़ों के सामने बढ़ चढ़कर बोलने का अधिकार बच्चों को नहीं होता था, बेटियों को तो बिल्कुल नहीं। और मेरे सब संबंधियों ने भी मामी जी से दूरी बना ली थी। काफ़ी अरसा बीत गया। जो बातें मैं तब न समझती वह अब समझने लगी थी, महसूस करने लगी थी। मामी जी की अकेली रातों की वीरानगी, पर उससे भी बढ़कर उनके भीतर छिपा पराजय का बोध, परिपक्वता का अपमान किसे बांटती होगी। वे अपने मन का दर्द कितना भी प्रयत्न करती, लेकिन उम्र में अपने से 15 वर्षीय कम युवती का मुकाबला वो कैसे कर पाती। उम्र तो अपने पंजों के निशान स्त्री पुरुष दोनों पर समान रूप से छोड़ती हैं ना, पर स्त्री को पति की दीर्घायु की कामना करती रहती तमाम जीवन। फिर पुरुष ही क्यों अपना ब्याह को भूलने खिली कली को देख उधर ही दौड़ पड़ता है। पर कुछ प्रश्न पूछे नहीं जाते, शायद सवाल तो और भी अधिक पेचीदा, अधिक सुलझे हुए, जिनके उत्तर आज तक तलाश रही हूँ मैं। उलझे धागों की तरह कभी कोई सिरा मिलता भी है तो अगले पल फिर गुम हो जाता है। उलझ गए धागों को सुलझाना आसान काम है क्या? क्यों? क्या मेरे संबंधियों ने मामी जी के साथ ऐसा बर्ताव, किसी ने हमें कष्ट पहुँचाए हो, पर हमने हम पर अत्याचार किया हो तो उसके प्रति हमारे मन में क्रोध उपजे और उसे दूरी बनाए रखने की कोशिश की जाए? ये बात तो कोई समझ सकता है, किंतु अजब इंसानी फितरतें कि जिसके प्रति हमने स्वयं अथवा हमारे किसी आत्मीय ने अन्याय किया हो उसे हम कन्नी काटने लगते हैं, बजाय उससे हमदर्दी जताने के। यही कर रहे थे। मेरे अपने भी हिम्मत नहीं थी उनमें मामी जी की नज़रों का सामना करने की। अतः उन्होंने मामी जी से दूरी बना ली। सब जानते थे कि मामा जी कसूरवार हैं। मामा जी के विमुख होते ही सब रिश्ते बेईमानी हो गए। अपने टूटे सपनों की किरसों पर अकेली ही बैठी रही मामी जी। वे सब जिन्होंने उन्हें अपना ही परिवार माना था, अनदेखा कर मुंह फेरे खड़े रहे। विवाह के समय लड़की पति का नाम दान कर अपनी पुरानी अस्मिता तक पूरी तरह मिटा डालती हैं, पर इतना काफ़ी नहीं है। शायद मम्मी जी का ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा था, जिसके लिए नियमित रूप से दवा लेते रहना जरूरी था, पर लगता है वह ठीक से दवा नहीं ले रही थी। क्या वो अपने जीवन से निराश जानबूझकर ही ऐसा कर रही थी? कौन बताएगा? यदि ठीक से दवा ली होती तो शायद स्ट्रोक न होता, ऐसा कहना था डॉक्टरों का। स्ट्रोक हुआ अभी तो आधी रात को, पास तो कोई था ही नहीं, अतः बेहोशी हालत में सुबह तक पड़ी रही। सुबह अस्पताल ले जाएगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यदि ठीक समय पर ले जाई गई होती तो बच सकती थी। मामी जी को गुजरे 6 माह बीत चुके थे। उस मौके पर हम सब गए थे, तो उसके बाद हम चाहकर भी दोबारा नहीं जा पाए थे। फिर कभी मम्मी को काम न आना पड़ता और कभी मामा जी व्यस्त होते। इस बारे में मम्मी ने जाने का डर नीचे किया तो मेरा भी मन हो आया साथ जाने का। मैं अब डॉक्टर बन चुकी थी और एमडी में मेरा दाखिला भी हो चुका था। मम्मी जी मेरी आदर्श थी। उनके रहने पर भी एक बार फिर मैं उस घर में मामी जी की उपस्थिति महसूस करना चाहती थी। उनके एहसास को अपने चारों ओर जी लेना चाहती थी, जज़ब कर लेना चाहती थी अपने भीतर सदा के लिए। मैंने मामा जी के घर फ़ोन मिला तो इस बार उनके पीए की जगह एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। गलत नंबर न लगा हो ये सोच मैंने मामा जी का नाम लेकर उनसे बात करवाने को कहा। उधर से उत्तर मिला कि अभी वे व्यस्त हैं और मैं 1 घंटे के बाद फ़ोन करूं। उनके इतने फ़ोन आते रहते होंगे कि उस स्त्री ने मेरा परिचय जानना भी जरूरी नहीं समझा, पर फ़ोन रखने से पहले मैंने ही उसका पूछ लिया, आप कौन बोल रही हो? दूसरी ओर से उत्तर मिला, गायत्री उनकी धर्मपत्नी। मैं जानती हूँ कि मैं उन्हें मामी
कभी नहीं कह पाऊंगी, पर इससे फर्क ये किसे पड़ता है, जब कुछ कहना सही था तो करना सही था, तब कुछ नहीं किया, नहीं जुटा पाई, या ये कहे कि तब मैं इतनी परिपक्व नहीं थी कि स्थिति की गंभीरता को समझ पाती। पर आज मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि ऐसी स्थिति में अपने पर्याय का भेद त्याग उस व्यक्ति का साथ दे जिसके साथ अन्याय हो रहा हो। जिंदगी जब उठा पटक करती हो तो शरीर नहीं, मन लहूलुहान होता है, और ऐसे में अपनों का साथ जख्मों पर मरहम का काम करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।